हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अल्फा इंस्टीट्यूट में। बेटा, आज की क्लास में हम करने वाले हैं चैप्टर जो हमारा विकास है। ठीक है, तो विकास वाले चैप्टर का जितने भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन, है ना, यानी कि जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सभी बच्चे फटाफट लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि जितने भी बच्चे अभी नहीं आए हैं वो भी जुड़ जाएं और फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। बाकी क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ, अब टाइम कम है ना। मन में अगर है टाइम बहुत ज़्यादा है तो टाइम कम है, अब पढ़ना स्टार्ट कर दो। अगर अब नहीं पढ़ोगे तो फिर यही करते 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ तुम्हारा आ जाएगी फरवरी और एग्ज़ाम पास आ जाएगा और तुम आजकल करते हुए रह जाओगे। तो पढ़ना स्टार्टअप कर दो बेटा, ठीक है। हाँ, और एक चीज़, बहुत ज़्यादा टाइम की क्लासेस नहीं होगी, लगभग लगभग आधी घंटे। तो आधी घंटे के अंदर बिल्कुल एकदम धैर्य बना के शांतिपूर्वक, है ना, बिना कुछ खुरापात किए क्लास को करना है। ओके, चलिए क्लास की ओर चलते हैं बेटा। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, ये आपका पूछा जाता है। ये चीज़ और मैं बता दूं, आप किसी भी बोर्ड के बच्चे हो, चाहे आप यूपी के हो, बिहार का हो, झारखंड के, राजस्थान, किसी भी एमपी किसी भी बोर्ड के बच्चे हो, ये सारे जो क्वेश्चन होते हैं या इस पे जो सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं वो हर एक बोर्ड के लिए होता है। क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन तो यही होता है कि मैम किस बोर्ड का है। बस बेटा इतना दिमाग में बैठा लो, जहाँ एनसीईआरटी सिलेबस है, क्योंकि यहाँ पे आपके एनसीईआरटी जो आपका एनसीईआरटी वाला सिलेबस है यानी एनसीईआरटी से आपकी पढ़ाई जाती है। तो जिस भी बोर्ड में बेटा एनसीईआरटी पैटर्न है वहां पे उन सभी बोर्ड के लिए, चाहे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है चाहे आपका सब्जेक्टिव होता है, जो भी होता है। क्योंकि एक वीडियो डाली गई थी जिसमें सभी बोर्ड के लिए, यानी कि चैप्टर भी सभी बोर्ड के लिए है और टॉपिक भी सभी बोर्ड के लिए, लेकिन कुछ कुछ बच्चों के साथ आया था कमेंट कि नहीं मैम बिहार बोर्ड के लिए है कि नहीं है। तो मैं बता दूं बेटा, अगर आपका एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस है, एनसीईआरटी पैटर्न है, तो आप सभी लोगों के लिए है। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बेटा आपके सामने क्वेश्चन खुल चुका है, समजात अंग तथा असमजात अंग क्या है और उदाहरण देके समझाइए, है ना। ये आपके समजात और असमजात अंग, कभी कभी सिर्फ समजात अंग भी पूछ लिए जाते हैं कि समजात अंग क्या होते हैं, क्या कभी कभी एक दो शॉर्ट में पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, तो समजात अंग और असमजात अंग होते क्या। तो बेटा समजात अंग वैसे अंग होते हैं जो रचना तथा उत्पत्ति में समान होते हैं परंतु कार्य भिन्न होते हैं। जैसे हम क्या बोलते हैं, टिश्यू की जब आप उत्तर की डिफिनेशन बोलते हो कि कोशिकाओं का वह समूह, है ना, या उत्तकों का वह समूह जो रचना कार्य, ना, रचना कार्य और उत्पत्ति में समान होते हैं, उसको हम उत्तक कहते हैं, यानी कि टिश्यू कहते हैं। तो समजात अंग और असमजात अंग बेटा वे होते हैं। समजात अंग जब आपसे पूछा जाएगा आप बताओगे समजात अंग वे अंग होते हैं जिनकी रचना समान होती है, जिनका उत्पत्ति समान होती है, यानी कि जिसका स्ट्रक्चर आप देखोगे, है ना, जितने भी समजात अंग रचना के बीच पे समान होंगे, उसकी जो उत्पत्ति हुई है वो भी समान होंगे, लेकिन इनका जो कार्य होता है वो भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, वे का क्या कहलाते बेटा, समजात अंग कहलाते। ठीक है, और जैसे एग्जाम्पल में कशेरुकी जीवों में अग्रबाहु एवं कीटों में मुखांग समजात अंग के उदाहरण है। अगर आप समजात अंग के एग्जाम्पल की बात करोगे तो कशेरुकी जीवों में जो अग्रबाहु, ठीक है, जो अग्रबाही होते हैं और कीटों में जो मुखांग होते हैं, ये समजात अंग होते हैं ना, लेकिन इनके बेटा क्या होंगे, कार्य भिन्न होते। ठीक, अब असमजात अंग की बात करोगे तो वे अंग, ठीक है, परंतु असमजात अंग जैसे क्या होते हैं जो कार्य में समान हो परंतु उत्पत्ति में भिन्न होते। ध्यान देना, या आप यहां भी लिखोगे समजात और असमजात में अंतर, है ना, समजात अंग, समजात अंग और असमजात अंग। समजात अंग आएगा तो जो क्या होगा बेटा, कार्य में भी समान। ठीक है, क्या लिखोगे, कार्य में
समान, है ना, कार्य में क्या होंगे बेटा, ये समान होंगी। ठीक है, रचना भी क्या होगी बेटा, समान होगी। सॉरी, उत्पत्ति ना, समझात क्या होते, उत्पत्ति में समान, है ना, सॉरी। ठीक है, यहाँ पे देखो, कार्य क्या होते, भिन्न होते, कार्य में भिन्न होंगे, रचना में क्या होंगे, समान होंगे, और इनकी जो क्या हुई होगी, उत्पत्ति हुई होती है, उत्पत्ति में भी क्या होते हैं, समान होते हैं। तो ऐसे अंग को हम कहते हैं समजात अंग। समजात अंग वे अंग होते हैं जो रचना में समान होते हैं, जो उत्पत्ति में समान होते हैं, लेकिन कार्य में भिन्न होते हैं। ऐसे अंग को हम कहते हैं समजात अंग कहते हैं। एग्जाम्पल हमेशा याद रखोगे, एग्जाम्पल होता है कशेरुकी में, है ना, या कीटों का अग्रमुख, कीटों में मुखांग जो होता है, कीटों का जो मुखांग होगा, ठीक है। इसके बाद कशेरुकी में जितने भी कॉर्डेट्स हैं, तो कशेरुकी में अग्रबाहु, ये होते हैं आपके समजात अंग के उदाहरण। अब असमजात अंग की बात करते हो, तो असमजात अंग में क्या देख रहे हो बेटा, यहाँ पे जो कार्य रूप में समान होते पर उत्पत्ति में भिन्न होते, जो कार्य में समान होंगे, यहाँ पे कार्य में भिन्न है, ठीक है, यहाँ पे क्या बेटा, कार्य में भिन्न है, ठीक, लेकिन रचना और उत्पत्ति में समान। यहाँ पे देखोगी कार्य में समान है, ठीक है, क्या होंगे, कार्य में समान होते हैं, लेकिन जो इनकी उत्पत्ति होगी, जो उत्पत्ति होती है वो क्या होगी, भिन्न भिन्न होगी। तो इन्हें हम कहते हैं असमजात अंग कहते हैं। ठीक है, ये आपके होते हैं अंतर। उदाहरण क्या लिखोगे बेटा, उदाहरण जब आएगा तो जबकि कीटों एवं पक्षी के पंख असमजात अंग के उदाहरण है। देखो, कीट आपके पक्षी में भी है ना, और पंख आपके जो पंख होते हैं, है ना, पंख आपके कीट में भी मिलते हैं, पक्षी में भी मिलते हैं ना। पंख आपके क्या होंगे, पक्षी में भी मिलेंगे, कीट में भी मिलेंगे, दोनों का कार्य है। कीटों में जो पंख है उड़ने का कार्य करता है, पक्षियों में जो पंख है वो उड़ने का कार्य करता है, लेकिन इनकी जो उत्पत्ति हुई होती है ये भिन्न भिन्न से हुई होती है। पंख जो होते हैं अग्रपाद होता है, पक्षियों के जो अग्रपाद होते हैं वो रूपांतरित हो जाते हैं पंखों में, है ना। तो असमजात अंग वे होते हैं जो कार्य में समान होते हैं, उत्पत्ति और रचना में भिन्न होते हैं। ठीक, उत्पत्ति में क्या होंगे, भिन्न होंगे, उनको हम असमजात अंग कहते हैं। उदाहरण पक्षी और कीट के पंख, ये हमारे असमजात अंग के उदाहरण होते हैं। और समजात अंग वे अंग होते हैं जो कार्य में भिन्न होते हैं, लेकिन रचना और उत्पत्ति में क्या होंगे, समान होते हैं। ऐसे अंग को हम क्या कहते हैं, समजात अंग। उदाहरण क्या रखोगे, कशेरुकियों में जो क्या होता है, उसका अग्रबाहु होता है, और कीटों का जो मुख्य भाग होता है, क्या होता है, जो मुख का भाग होता है वो समजात होते हैं। ठीक है, क्या होगा, समजात होते हैं। अगला क्वेश्चन, अनुकूली क्या है, इसका सोदाहरण वर्णन कीजिए। यानी कि अनुकूली क्या होता है, अडॉप्टेशन क्या होता है, अडॉप्टेशन, है ना, अनुकूलता। हम अनुकूलता ही हमारे अंदर अडॉप्टेशन है, हम मानव के अंदर क्या है, अडॉप्टेशन है। जितने भी जीव हैं धरती पे सबके अंदर क्या होते हैं, अडॉप्टेशन होते हैं, यानी कि अनुकूलता पाई जाती है। अनुकूलता का मतलब होता है कि हम वातावरण दशाओं के द्वारा, वातावरण के द्वारा हम क्या करते हैं, अपने आप को ढाल लेते हैं। तो अनुकूली क्या होता है, अडॉप्टेशन क्या होता है, अनुकूलन और अनुकूली, ध्यान देना, अनुकूलन और अनुकूली में अंतर होता है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि अनुकूली क्या होता है और इसका उदाहरण के साथ वर्णन करें। तो देखो, विभिन्न प्रजातियों के विकासवाद की अभिक्रिया जो एक दिए गए भौगोलिक क्षेत्र से शुरू होकर अन्य भौगोलिक क्षेत्र में विकसित हो। ठीक है, क्या बोलना है कि विभिन्न प्रजातियों की, बहुत सारी जो प्रजातियां हैं, अब पृथ्वी पे ऐसा नहीं कि एक ही प्रजाति है ना, पृथ्वी पे बहुत सारी प्रजातियां हैं। तो विभिन्न प्रजातियों के विकासवाद की अभिक्रिया जो एक दिए गए भौगोलिक क्षेत्र से शुरू होकर,
ठीक है, जो एक दिए गए भौगोलिक क्षेत्र से शुरू होकर अन्य भौगोलिक क्षेत्र में विकसित हो, उसे हम कहते हैं अनुकूली विकिरण कहलाता है। क्या कहलाएगा? जब विभिन्न प्रजातियों के विकासवाद की जो अभिक्रियाएं जो होती है वो दिए गए भौगोलिक क्षेत्र से शुरू होकर दूर अन्य भौगोलिक क्षेत्र में विकसित होती है। एक दिया गया क्या भौगोलिक क्षेत्र है, वहां से वो शुरू होंगी और दूसरे अन्य जो भौगोलिक क्षेत्र होगा उनमें जाके विकसित होंगी, वो हमारी क्या कहलाता है? अनुकूली विकिरण कहलाता है। तो डार्विन का फिशनेस इसके सबसे अच्छा उदाहरण है अनुकूली विकिरण का। जो डार्विन का फिंचिस है ये इसका ये क्या बेटा एक अच्छा उदाहरण है किसके लिए? अनुकूली विकिरण के लिए। इसके साथ साथ अनुकूली विकिरण का दूसरा उदाहरण मार्सुपिया यानी कि स्तनधारी है। अनुकूलन का दूसरा उदाहरण क्या हो जाते हैं बेटा? स्तनधारी होते हैं, है ना। स्तनधारी में क्या है? इसमें भी तो अनुकूलन होता है क्या? धीरे 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 से विकास होता गया, पहले हम कुछ और थे, धीरे धीरे जो हम स्तनधारी हैं, है ना। स्तनधारी तो बहुत होते हैं। स्तनधारी वे हैं यानी कि जो बच्चे देने वाले हैं, जो जरायुज है वो स्तनधारी है, या जिसमें स्तन ग्रंथियां हैं, दुग्ध ग्रंथियां, वो स्तनधारी। तो स्तनधारी तो बहुत है, लेकिन हमारे अंदर क्या हुआ गया? एक विकास अनुकूलता के अनुसार, मौसम के अकॉर्डिंग, है ना, स्थिति के अनुसार हमारे अंदर एडॉप्टेशन होता गया। जैसे एडॉप्टेशन होता गया हम धीरे 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 विकसित होते गए। होता है कि नहीं होता है? हमारी जो चिंपैंजी है, जो बंदर है, वो मैमल्स में आते है ना, ये उसमें भी आर्तो चक्र होता है, लेकिन ये हम क्या हुए? जो हम मानव हैं, रामाप्रथिक्स, ठीक है, डायोफ्रिथिक्स, ये सारे क्या हमारे पूर्वज, है ना। धीरे 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 पहले तो हम रेंगते थे, फिर धरती पे हम दोनों यानी कि अपनी जब धरती पे हम चलते थे, जो हम मानव का एक विकास मिलता है कि जो पहले का जो आदि मानव था, है ना, पहले का जो आदि मानव था, पहले वो अपने हाथों और ये जो हमारे पास ये 2 हाथ है और 2 पैर है, इसके सहायता से चलता था, ठीक है। धीरे 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 जब आगे फ्रंट वाले अंगों का वो अभाव होता गया, वो थोड़ा सा झुकने के यानी झुकने के थोड़ा सा और टाइट होना स्टार्ट किया, ठीक है। धीरे धीरे खड़ा होना सीखा, खड़ा होना सीखा तो धीरे धीरे चलता तो था लेकिन झुक के चलता था। जैसे ही विकास हुआ एकदम टाइट होके चलना लगा, यानी कि ये जो हमारा अनुकूलन, यानी कि जब इसका काम बंद हो गया, है ना, जब हम खड़े होके चलने लगे तो ये हमारे जो अग्रपाद हमारा था उसका काम बंद हो गया, वो हमारा चेंज हो गया हाथों में। काम बचा जो हमारे पश्चपाद थे उसका काम होता गया, वो हमारे पैर में चेंज हो गया। तो ये हमारा एडॉप्टेशन यानी कि धीरे धीरे जो हमारा मौसम है ना, जो वहाँ की स्थिति है, जैसे कोई भी स्थिति होती है हम अपने आप को ढाल लेते हैं। हमारे घर में ही कोई स्थिति अगर हमारी अच्छी स्थिति हमारी फैमिली की, हम उसमें भी एडजस्ट कर लेते हैं। हमारी फैमिली की स्थिति थोड़ी सी खराब बैड भी है, तब भी हम अपने आप को उसमें ढाल लेते हैं कि भाई चलो जैसे वैसे ढाल लो। तो ये धीरे 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 कहीं ना कहीं कहते ना कि चलो आज है तो कल, आज अगर ये सिचुएशन हमारे पास है तो ये सिचुएशन सॉल्व जरूर होगी, धीरे धीरे हमारे भी अंदर वो जो कमी है वो हमारी भी कमी पूरी होगी, है ना, ऐसा होता है। तो धीरे 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 क्या होता है? अडॉप्टेशन होती है, और जैसे ही अनुकूलता होती है ये विकास होकर एक अलग में चेंज हो जाता है। तो विकास को हम क्या कहते हैं? विकास एक धीमी गति की प्रतिक्रिया होती है ना, एक क्रिया है जो जिसके लक्षण बहुत लंबे टाइम बाद हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो जब स्तनधारी में, है ना, जो आदि मानव में विकास हुआ, तब तो आज हम मानव की श्रेणी में आ गए। आज अगर दुनिया में पृथ्वी पे बहुत सारे जीव हैं, छोटे भी जीव हैं, बड़े भी जीव हैं, लेकिन सबसे विकसित जो भी जीव बोला जाता है वो मानव होता है ना। सबसे विकसित जीव अगर कोई है तो वो मानव है, क्योंकि मानव जो कर सकता है, मानव के अंदर जो कैपेसिटी है वो कोई नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये हमारे अंदर कैसे हुआ? हमारे अंदर विकास होता गया, अडॉप्टेशन होता गया, हम मौसम के अकॉर्डिंग, है ना, परिस्थिति के अकॉर्डिंग क्या होते गए? अनुकूलित होते गए, ये सारी चीज हुई, ठीक है। अगला क्वेश्चन आगे, यदि एक से अधिक अनुकूली विकिरण किसी अलग भौगोलिक क्षेत्र में हो तो इसे हम कन्वर्जेंट इवोल्यूशन एडाप्टेशन कहते हैं, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, या इसको हम कहते हैं एडाप्टेशन कन्वर्जेंस कहते हैं, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलियन प्लेसेंटल तथा ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स स्तनधारी का उदाहरण है। जो ऑस्ट्रेलिया का जो प्लेसेंटल है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का जो प्लेसेंटल है तथा ऑस्ट्रेलिया का जो क्या है मार्सुपियल्स है, ये हमारे स्तनधारी का उदाहरण होता है,
ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम में आएगा, आपको यही लिख देने, लिखोगे कब, जब समझोगे तब, नहीं समझोगे नहीं लिख पाओगे। ठीक है, आगे देखो अगला, आनुवंशिक विचलन को परिभाषित करें। आनुवंशिक विचलन होता क्या है, बताओ। आनुवंशिक विचलन, जैसे कुछ हमारी जो आनुवंशिक रोग, जेनेटिक डिजीज है, वो हमारी म्यूटेशन की, किसके म्यूटेशन के, जीन, जब हमारे क्रोमोसोम में, हमारे जीन में कोई क्या हो रही, गड़बड़ी हो जा रही है, कुछ उत्परिवर्तन हो रहा है, कुछ चेंज हो जा रहा है ना, या तो घट जा रहा है या तो बढ़ जा रहा है, तो हमें क्या हो जा रही है, आनुवंशिक बीमारी होती है। तो आनुवंशिक विचलन को परिभाषित करें कि ये जो आनुवंशिक विचलन होता है ये होता है क्या है। ठीक है, तो सेवाल राइट के अनुसार जब विभिन्नता एक दैशिक होता है, सेवाल्ट कौन है बेटा, एक सेवाल राइट एक वैज्ञानिक है, उन्होंने क्या बोला कि जब विभिन्नता, जो वेरिएशन होती है, कि एक दैशिक होता है, क्या होता है, एक दैशिक होता है, तब विकास की क्रिया होती है ना। सेवाल्ट राइट के अनुसार क्या बोला गया कि जब क्या होती है, जो वेरिएशन है, विभिन्नता होती क्या है, विभिन्नता, बताओ विभिन्नता होती क्या है, विभिन्नता वो होती है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण आता है, जो भिन्नता आती है, कुछ अलग चीज देखने के लिए मिलती है, वो होती है बेटा वेरिएशन। तो सेवाल राइट के अनुसार जब विभिन्नता एक दैशिक होती है, क्या होती है, एक दैशिक होता है, तब विकास की क्रिया होती है। तो क्रमिक रूप से हम जानते हैं कि सभी संतष्टि बृहत आकार के नहीं होते। ठीक है, सभी जो समष्टि होते हैं ना, यहाँ पे समष्टि हो गया, तो जो सभी समष्टि होते हैं, तो जो सभी समष्टि होते हैं वो बृहद यानी कि बड़े आकार के नहीं होते। तो ये अतः यदि कुछ संख्या में ऐसे समष्टि का एकाएक यदि अलगाव हो जाए, तो इसे एक या अधिक एलील का परिवर्तन होमोजाइगस जीन में हो जाता है। ध्यान देना कि क्या होता है, सेवाल राइट के अनुसार, एक सेवाल राइट एक नामक वैज्ञानिक है, जिन्होंने क्या बोला था कि आनुवंशिक विचलन होते क्या है, कि अगर ये जो भिन्नता एक दैशिक दशा है, ठीक है, ये जो हमारी वेरिएशन होती है एक दैशिक दशा होती है, तब विकास की क्रिया होती है। ठीक है, तो क्रमिक रूप से, ठीक है, क्रमिक रूप से इतना भी हमें पता है कि जो सब समष्टि होती है बृहत आकार के, सभी जो जितनी भी हमारे समष्टियां है ना, पृथ्वी पे बहुत सारी समष्टियां हैं, जैसे गाय की जाति होती है, हम सबको गाय बोलते हैं है ना, लेकिन गाय में अलग अलग जाति होती है, मानव की जाति, मानव मेल और फीमेल दोनों आ जाता है, काऊ में मेल और फीमेल दोनों आ जाता है, डॉग की बात, डॉग में मेल और फीमेल दोनों आ जाता है। तो ये होता है कि अतः यदि संख्या में ऐसे समष्टि का एकाएक यदि अलगाव हो जाए, जो संख्या है, और ऐसे में समष्टि का जो अचानक क्या हो जाए, अलगाव हो जाए, तो इससे एक या अधिक एलील, एलील का मतलब, एलील होते बेटा हेट्रोजाइगस जीन, हेट्रोजाइगस जीन मतलब जो असमान, ठीक है, यानी कि ये एक्सेस क्या हो जाएगा, होमोजाइगस हो जाएगा, और अगर यही पे एक्स वाई की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, हेट्रोजाइगस हो जाएगा, यानी कि जो क्या होते बेटा एक असमान होते हैं, तो का परिवर्तन होमोजाइगस जीन में हो जाता है। यानी ये ध्यान देना कि मानो यहाँ पे जो हेट्रोजाइगस जीन है, ठीक है, अधिक एलील हेट्रोजाइगस जीन का परिवर्तन, मानो यहाँ पे ये एक्स वाई है ना, ये एक्स वाई को हम क्या बोलेंगे, हेट्रोजाइगस बोलेंगे, और ये हेट्रोजाइगस जो जीन है इसका जो परिवर्तन होगा वो अचानक से होमोजाइगस में यानी कि सी में हो जाएगा। ठीक है, तो इस जीन में परिवर्तन को आनुवंशिक प्रवाह कहते हैं। जब इस प्रकार का परिवर्तन यानी कि हेट्रोजाइगस से होमोजाइगस, एग्जांपल अगर एक्स वाई है तो एक्स एक्स हो जाएगा, तो इस जीन में जो परिवर्तन होता है इस परिवर्तन को हम आनुवंशिक प्रवाह कहते हैं। छोटी सी डेफिनेशन पूछी जाती है, आनुवंशिक प्रवाह क्या होते हैं, तो आप बताओगे कि जब एक या एक से अधिक है ना, एक या एक से अधिक जो एलील होते हैं है ना, एक या एक से अधिक जो हेट्रोजाइगस जो जीन होते हैं उनका परिवर्तन होमोजाइगस जीन में हो जाता है, तो ये परिवर्तन क्या, इस जीन का जो परिवर्तन होता है इसको हम कहते हैं आनुवंशिक प्रवाह कहते हैं। ठीक है, तो छोटी समष्टि में अचानक घटित प्रक्रिया द्वारा खास गुणों की आवृत्ति में वृद्धि होती है, जिसका परिणाम अल्प अनुकूली मान होता है। तो जो छोटी समष्टियां होती है, देखो बहुत लोगों की बहुत ज्यादा बड़ी समष्टि होती है और बहुत लोगों की बहुत छोटी सी छोटी समष्टि होती है। तो जो छोटी समष्टि यानी समष्टि का मतलब बेटा होता है पॉपुलेशन, यानी कि अलग अलग जीवों की जाति, मानव की जाति, कैट की जाति, डॉग की जाति है ना,
छोटे से छोटे जीवों की जाति, ये क्या हमारी जाति है। तो छोटी समष्टि में क्या होता है, अचानक घटित प्रक्रिया द्वारा खास गुणों की आवृत्ति में वृद्धि होती है और जिसका परिणाम अल्प अनुकूली मान होता है। ठीक है, तो ये होते बेटा आपके आनुवंशिक विचलन के अंतर्गत आते हैं। आनुवंशिक विचलन का ही मतलब, मान लो कि जो कोई भी क्रोमोसोम है उसमें गड़बड़ी हो जाना, म्यूटेशन हो जाना, जीन उत्परिवर्तन हो जाना, ये सारे होते हैं आनुवंशिक विचलन के अंतर्गत आते हैं। कहाँ पे आएंगे, आनुवंशिक विचलन के अंतर्गत आते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन, क्रमिक विकास को परिभाषित करें, है ना। क्रमिक विकास, ये क्रमिक विकास होता है क्या, बताओ। क्रमिक विकास को परिभाषित करें, यानी कि जो क्रमिक विकास होता है, ये क्रमिक विकास होता है क्या, बताओ बताओ। क्रमिक विकास होता है, यानी क्रमिक का मतलब एक क्रम घटती, एक क्रम में क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। तो क्रमिक विकास का को परिभाषित करें, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि क्रमिक विकास को आप कैसे परिभाषित करोगे। ठीक है, तो विकास का अध्ययन जीव विज्ञान का एक निश्चित तथा प्रमुख शाखा है और विभिन्न मतों के अनुसार है। ये जो विकास का अध्ययन है, ये जीव विज्ञान की एक निश्चित तथा प्रमुख शाखा है। अगर आप विकास की बात करोगे, ओव्यूलेशन की बात करोगे, तो ये जो हमारी जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी है, बायोलॉजी की एक प्रमुख शाखा होती है। क्योंकि ये जो विकास वाला जो चैप्टर है, कैसे किसी भी जीव का विकास हुआ है, कैसे पौधों का विकास हुआ है, कैसे कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों का विकास हुआ है ना। क्योंकि हम जहाँ पे हैं, जिस पृथ्वी पे हम हैं, जो हमारा वायुमंडल है, वहां पे बहुत सारी गैसें हैं, बहुत सारे हमें कार्बनिक पदार्थ हैं, अकार्बनिक पदार्थ है, अलग अलग जाति के, छोटी सी जाति के, बड़े सी समष्टि के, छोटी समष्टि, बड़े समष्टि, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े समष्टि की क्या है, प्लांट्स है। छोटी समष्टि और बड़े से बड़ी समष्टि यहाँ पे क्या है, जीव है। सागर है, ठीक है, महासागर है, नदी है, तो इन नदी महासागरों में बहुत से प्लांट्स हैं, उसमें भी बहुत सारे जीव हैं। तो ये एक विकास है, और जिसमें आप यही देखियो कैसे एक जीव का विकास, कैसे ब्रह्मांड आया, कैसे पृथ्वी आई, कैसे तारे बने, कैसे ग्रह बने, कैसे कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ बने, कैसे धरती पे पहला जीव आया, कैसे सेल्स का निर्माण हुआ, है ना। फिर जल में कौन सा जीव आया, पृथ्वी पे सबसे पहला जीव कौन से आया, मानव का पूर्वज कौन है, मानव का विकास कैसे हुआ, क्योंकि पहले मानव का विकास थोड़ी हुआ, पहले कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ है, ठीक है, छोटे छोटे सेल्स का निर्माण हुआ, तो यूनिसेलुलर आए, यानी कि जितने भी बैक्टीरियाज होते वो आ गए, है ना। बैक्टीरिया जब आए, धीरे धीरे वो पहले रसायन संश्लेषित थे, फिर वो क्या हो गए, विषम पोषी थे, ठीक है, रसायन विषम पोषी थे, फिर बाद में वो चेंज हो गया रसायन स्वपोषी में, यानी कि धीरे धीरे प्लांट्स, यानी कि जो एल्गी आ गई। एल्गी हमें कहाँ मिलती है, हमें वाटर में तो मिलती है, एल्गी हमें जल में थोड़ी ना मिलेगी। जो आपको स्थल में मिलता है वो हमारे ब्रायोफाइट्स होते हैं, थैलस लाइक स्ट्रक्चर वो भी होते हैं, है ना। पुराने मकान पे जो आपको मिलेंगे, जो ग्रीन ग्रीन आपको मिलेगा, है ना। आप कोई छायादार स्थान है, बारिश वारिश हो गई, वहां पे नम भूमि है, वहां पे आपको क्या मिलेगा, ब्रायोफाइट्स मिलेगा। लेकिन जितनी भी आपकी एल्गी होती है वो सारे आपको मिलेंगी जल में मिलेंगी, समुद्र में मिलेंगी, है ना। कहाँ मिलेंगी, समुद्र में, जल के अंदर ही मिलेंगी, ये जितनी भी एल्गी होती है। तो ये बाद में जब बैक्टीरिया आ गए, है ना, एक बैक्टीरिया होती है, बैक्टीरिया को हम कहते हैं ये विषम पोषी होती है, इसी में आपकी ब्लू ग्रीन एल्गी आती है, यानी कि जो साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया क्या चाहती है, ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया करती है, क्यों, क्योंकि ये ग्रीन होती है, इसमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं। तो ये बहुत ही एक अद्भुत कहानी है ना, एक बहुत ही क्या है, एक अद्भुत कहानी, इसको समझने लग जाओगे तो डूबते ही जाओगे। और ये विकास आपका एक ऐसा चैप्टर है, ये चैप्टर भी बहुत अच्छा है, यानी कि आपको एक एक आपके विकास के बारे में बताता है, कैसे हमारा विकास हुआ, कैसे क्या हुआ, कैसे क्या नहीं हुआ। ठीक है, तो क्रमिक विकास को आपको प्रभाषित करनी है। तो क्रमिक विकास का अध्ययन जीव विज्ञान का एक निश्चित तथा प्रमुख शाखा है और विभिन्न मतों के अनुसार है। तो पूर्व के जीवित जीनों से वर्तमान जीवों की उत्पत्ति को दर्शाया जाता है ना। जो पूर्व के जीवित जीन है, पहले की जो क्या है, जीवित जीन है, उन जीनों से जो वर्तमान के जीवों की उत्पत्ति है उसको क्या जाता है, दर्शाया जाता है। तुलनात्मक रूप से पूर्व के जीवों साधारण रचना के थे। अगर हम तुलना करें
तो तुलनात्मक रूप से क्या होता है कि जो पूर्व के यानी कि पहले के जो जीव थे वो साधारण रचना के थे। पहले के जो जीव थे वो क्या थे? साधारण रचना के थे। पर धीरे धीरे कई आनुवंशिक विभिन्नताओं द्वारा अनेक प्रकार के जीवों का निर्माण हो सका। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, बहुत सारे जो आनुवंशिक विभिन्नताएं होती है ना, जो जेनेटिक वेरिएशन होती है, तो इन जेनेटिक वेरिएशन के कारण अनेक प्रकार के जीवों का निर्माण हो सका। ऐसी विभिन्नताओं के संग्रहण के पश्चात आधुनिक जीवों का निर्माण हुआ और ऐसे धीरे धीरे सतत क्रमी विकास को एवोल्यूशन कहते हैं ना। धीरे धीरे क्या कहते हैं, ऐसे क्रमिक विकास को हम क्या कहते हैं? और विकास कहते हैं, इवोल्यूशन कहते हैं। देखो समझो, समझो, देखो समझना क्या है। सबसे पहले क्या आया? हम पहले कहते हैं कि जो हमारा जल है ना, जल के अंदर क्या आया? जल है। जल में जो पहले क्या आया, जब वो जल पहले वाष्प के रूप में था, धीरे धीरे वो सघन होता गया यानी कि ठंडा होता गया, है ना। उसका टेम्परेचर पहले 800 डिग्री सेल्सियस पे था। जैसे ये 800 डिग्री सेल्सियस से वो डाउन होता गया, क्या हुआ? होता गया 800 डिग्री सेल्सियस से जैसे ही वो डाउन होता गया तो वो जल क्या हुआ? वर्षा के रूप में, है ना, बूंदों के रूप में कहाँ आने लगी? जमीन पे आने लगी। ठीक है, क्या हुआ? जब वो वाष्प से, ठीक है, जल में बदला तो क्या हुआ? वर्षा यानी बूंदों के रूप में क्या होने लगे? जल पे आने लगे। और जैसे वही प्रसार हुआ था, है ना, जैसे विस्फोट हुआ था तो वहां पे जगह जगह क्या थे? पृथ्वी पे तो गड्ढे भी तो थे ना, बहुत ज्यादा बहुत खाई था, कहीं बहुत ज्यादा ऊंचा, कहीं बहुत ज्यादा खाई, क्योंकि हमारी पृथ्वी कैसी है? जगह जगह आपको बहुत ऊंचा दिखेगा, जगह जगह आपको बहुत खाई दिखेगी। ऐसा दिखता है कि नहीं दिखता है? तो ये जो जल थे, जल में ही क्या है? पहले छोटे छोटे कार्बनिक पदार्थ है, अकार्बनिक पदार्थ है, फिर वो आपस में सघन होते गए, आपस में अभिक्रिया करते गए, जटिल कार्बनिक पदार्थ यानी कि प्रोटीन में बन गए, है ना। किसका निर्माण हो गया? प्रोटीन का। क्या बना? प्रोटीन बना, अमीनो एसिड बना। ठीक है, इसके बाद आपका क्या बना? न्यूक्लिक एसिड। क्या बन गया? न्यूक्लिक एसिड। इन सभी का निर्माण हो गया। तो न्यूक्लिक एसिड से क्या आ गया भाई? डीएनए आ गया, है ना। जब डीएनए बना तो डीएनए से क्या बन गए? आरएनए बना। जब आरएनए बना तो आरएनए के आप 3 प्रकार पढ़ते हो, आरआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए, ये सारी चीजें पढ़ते हो। ठीक है, प्रोटीन्स बना तो ये जो क्या हुआ, जब इन प्रोटीन्स का, अमीनो एसिड का, इन सबका निर्माण हुआ तो धीरे धीरे यूनिसेलुलर जीव आए। ये आपस में क्या हुए? संघनित हो गए और एक सेल्स का निर्माण कर दिए, जिसको हम कहते हैं प्रोकैरियोट सेल। क्या बोलते हैं हम? प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स सेल्स कहते हैं। अब ये जो प्रोकैरियोट सेल्स क्या होते हैं? हमारे बैक्टीरिया होते हैं, है ना। क्या होते हैं? बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया के अंदर, यानी कि ये प्रोकैरियोट सेल तो बन गए, इनके अंदर साइटोप्लाज्म भी है ना। इनके अंदर अगर सेल्स है तो कोशिका द्रव्य भी तो होगा, लेकिन इनके कोशिका द्रव्य में कोई भी सेल ऑर्गेनल्स नहीं है। क्या था? कोई भी सेल ऑर्गेनल नहीं है, यानी जो कोशिका का अंग जैसे माइट्रोकांडिया, गाल्जी का है ना, ये क्या था? नहीं था। हाँ था, क्या था? राइबोसोम था, राइबोसोम प्रेजेंट था, लेकिन वो कैसा था? 70s टाइप था। डीएनए था, है ना, डीएनए था, लेकिन जो डीएनए वो कैसा था? नग्न डीएनए था। फिर धीरे धीरे ये जितने भी जीवाणु थे कहाँ थे? जल में थे, है ना, कहाँ थे? जल में थे। और ये कैसे थे? रसायन, कैसे थे? रसायन विषमपोषी। रसायन विषमपोषी का मतलब कि ये क्या करते थे? जो रसायन थे, जो रासायनिक थे, उसको क्या करते थे? खा के वो करते थे। लेकिन धीरे 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 इनमें विकास होता गया और ये बैक्टीरिया में आ गया आपका ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको आप क्या बोलते हो हिंदी में? साइनोबैक्टीरिया। ये साइनोबैक्टीरिया कैसे हो गए? ग्रीन कलर के हो गए। ग्रीन कलर के होने की वजह से इनमें क्या था? क्लोरोप्लास्ट। जैसे ही क्लोरोप्लास्ट आया, सूर्य के प्रकाश, यानी कि जब सूर्य की लाइट आती थी तो वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण करने लगे। ठीक है, भोजन का निर्माण होने लगा। अब ये धीरे 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 जल में बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, और धीरे धीरे क्या आ गई? एल्गी आ गई। इन्हीं से ही, इनमें ही क्या होता गया? विकास होता गया, यानी कि जब इनकी एक पीढ़ी से दूसरी, है ना, रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो गया, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी आई, धीरे 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 क्या हुआ? भिन्नता होती गई और बहुत सारे अलग अलग समष्टि के जल के अंदर क्या आ गए? प्लांट्स आ गए, पौधे आ गए। अब यही धीरे 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 क्या हुए?
कुछ जो जीव आए यानी कि आपके प्रोटोजोआ आ गए, पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, है ना, स्केल हेलमिंथीज, जितने भी जीव आए अभी कहाँ रहने लगे, पानी में। क्योंकि देखो प्रोटोजोआ कहाँ रहता है, जल के अंदर। पोरिफेरा कहाँ आते, जलीय प्राणी है। सिलेंट्रेटा कहाँ है, जल के अंदर, है ना। तो ये हमारे कहीं ना कहीं इनसे ही हमारा विकास हुआ है। आज के टाइम में हम भले हम छोटे जीवों को कुछ नहीं समझते भाई, तुम जाओ, लेकिन अगर हमारा विकास है तो इन्हीं से ही हुआ है, ठीक है। मुलस्का हो गई, काइनोडर्मिटा हो गया, तो फिर ये धीरे 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 क्या होने लगे, जमीन पे आना, यानी कि जल और स्थल दोनों पे रहने लगे। तो ये धीरे धीरे, अब मेढक की बात करते हैं, मेढक जल और स्थल पे दोनों रहता है। फिर उसके बाद ये सरीसृप, कुछ जो सांप होते हैं वो जल में भी रहते हैं, कुछ आपके स्थल पे भी रहते हैं, ठीक है, ये आगे। उसके बाद पक्षी का विकास हुआ। पक्षी आपकी क्या है, स्थल पे ही रहती है, जल में थोड़ी रहती है। पक्षी बने, एविज वर्ग आया, एविज से क्या हो गया, फिर मैमल्स का निर्माण, है ना। तो धीरे धीरे ये विकास होता गया। फिर मैमल्स में भी, स्तनधारी में हम थोड़ी पहले ही थोड़ी ना आ गए, ठीक है, हम लोग ही पहले ही नहीं आए, यही धीरे धीरे विकास होता गया, तब जाके एक मानव का क्या हुआ, विकास हुआ। तो यही एक क्रमिक विकास होता है, यानी कि क्रम के रूप में हुआ, ठीक है। तो ये जो धीरे 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 विभिन्न भिन्नताएं आ रही। अब जैसे हमारे ही घर में, हम भले एक मानव जाति के, हमारी मानव जाति एक है, लेकिन अगर अगर मान लो हमारे माता पिता हैं, तो हम जो उनके बच्चे आते हैं, भले हम आनुवंशिक रूप से समान है ना, अगर हमारा डीएनए मैच कराया जाएगा तो समान हो जाएगा। हमारा ब्लड ग्रुप की बात होगी तो वो कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स से मैच करेगा, ठीक है। ब्लड ग्रुप तो समझते हो ना, कि किसका अगर माता का ये है, बी का है, तो अगर माता का ये ब्लड ग्रुप है, पिता का बी है, तो उसके बच्चे में क्या आएगा, इतना तो पता ही होगा तुम लोगों को, है ना। ये एक बेसिक सी चीज है। तो हम अगर 2 से 3 हमारे घर में बच्चे होते तो उनमें क्या होती, भिन्नता होती, आकार में भिन्नता, रूप में भिन्नता। तो ये सारी क्या होती, वेरिएशन के आधार पे इसी तरह धीरे 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 भिन्नता होती गई और एक क्रमिक विकास होता गया, और जो आज हम इसको कहते हैं विकास, ठीक है। तो इसीलिए जो विकास होती है एक धीमी गति की प्रक्रिया होती है, जो एक लंबी समय के बाद उसके लक्षण या धीरे धीरे बहुत ज्यादा समय जब बीतेगा तब जाके उसका हमें लक्षण देखने के लिए मिलता है। मानो अगर हम लोग आज इतनी हमारी एज हो गई, आज हमारी संरचनाई है, हमारी बॉडी के अंदर इतना विकसित, तो क्या हम डायरेक्ट हो गए, नहीं ना। ये धीरे धीरे हमारे, हम छोटे से जन्म हुए, धीरे धीरे हम शिशु थे, पहले ना तो हम चल सकते थे, दूसरे के सहारे थे, धीरे धीरे हमारा विकास होता गया, हम चलना सीखे, चलते थे गिर जाते थे, धीरे धीरे बोलना सीखे, फिर पढ़ना लिखना सीखे, धीरे धीरे विकास होता गया, और आज हम आप ऐसे हैं, और अभी भी हमारे अंदर विकास होगा, ऐसा नहीं कि हमारे अंदर विकास नहीं, अगर हम आज ऐसे हैं तो ऐसे ही रहेंगे। तो ये धीरे धीरे विकास होते होते हम क्या हो जाएंगे, तो यही होता है विकास, ठीक है। तो इसको किसी को कहते हैं क्रमिक विकास की, ऐसे विभिन्नताओं के संग, ठीक है। विकास का अध्ययन यानी कि पूर्व की जीवित जीवों से वर्तमान जीवों की उत्पत्ति को दर्शाया जाता है। तुलनात्मक रूप से पूर्व के जीवों साधारण रचना के थे, पर धीरे धीरे कई आनुवंशिक विभिन्नताओं के कारण अनेक प्रकार के जीवों का निर्माण हो सका, और ऐसे विभिन्नताओं के जो संग्रह होते हैं, तो संग्रह के पश्चात आधुनिक जीवों का निर्माण हो, यानी कि जो आज के आधुनिक मानव, आधुनिक जीवों का क्या हुआ, निर्माण हुआ। और ऐसे धीरे धीरे सतत क्रमिक विकास को हम क्या कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, क्रमिक विकास कहते हैं। धीरे धीरे से सतत को क्या कहते हैं, क्रमिक विकास कहते हैं। तो जब भी आपसे क्रमिक विकास की डिफिनेशन पूछी जाएगी, आपको ये लिख देने हैं, ठीक है। बताओ, तो ये चारों क्वेश्चन आप किसी भी बोर्ड के हो, ठीक है, किसी भी बोर्ड के हो, सारे बोर्ड के लिए है जहां पे एनसीईआरटी है, ठीक है। तो बस आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, और अगली क्लास होगी ऐसे ही किसी एक नए टॉपिक की। तब तक आप इसको रिवीजन कर लेना, बाकी पीछे का जो भी है, जो भी वीडियो हो चुकी है, ठीक है, पीछे की जितने भी क्लासेस प्लेलिस्ट में जाना, इसी चैनल पे बहुत सारी आपकी हर एक चैप्टर की क्लासेस हो चुकी है, 1 शॉट हो चुकी है, तो जाके आप वहाँ पे देख लेना, ठीक है। तो सभी को बाय बाय।